ओके, लास्ट लेक्चर पे हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? हाँ, हम लोग बात कर रहे थे लिस्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था जो हमारी कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर था उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, टेरिटोरियल बेसिस पे और सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे। टेरिटोरियल बेसिस के हिसाब से उन्होंने दो में डिवाइड किया था, यूनियन गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन यानी कि जो यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो है उसकी अथॉरिटी कहां तक की थी? पूरे कंट्री की, यानी वो ऐसा लॉ बना सकती है जो पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल है। वो ऐसा लॉ भी बना सकती है जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। बना सकती है कि नहीं बना सकती है? यस। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी था? टेरिटोरियल नेक्सस। ठीक है, नेक्सस होना यानी कनेक्शन होना बहुत जरूरी था। एंड द सेम रूल वाज एप्लीकेबल फॉर स्टेट ऑल्सो। स्टेट में आपको याद होगा एक केस हम लोगों ने देखा था, वो मैगजीन का, न्यूज़पेपर का, स्पोर्टिंग स्टार, याद आया, जिसमें क्रॉसवर्ड पजल्स निकलते थे। फिर हम लोगों ने देखा था सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से, जिसमें 3 लिस्ट बनाई गई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। और फिर हम लोगों ने देखा था क्या ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल यानी यूनियन की लिस्ट में अगर किसी मैटर पे नहीं लॉ बना है तो स्टेट बना सकती है? नो। और ना ही स्टेट का कोई ऐसा मैटर है जिसपे सेंट्रल लॉ बना सकती है। लेकिन इसमें 5 एक्सेप्शंस थे। ठीक है, उन एक्सेप्शन की सिचुएशन में भले ही वो मैटर स्टेट लिस्ट पे है लेकिन उस पे लॉ बनाने का अधिकार किसका था? सेंट्रल का। क्या थे, याद है? नेशनल इंटरेस्ट था, और सेकंड क्या था? इमरजेंसी। ठीक है, थर्ड क्या था? ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। ठीक है, फोर्थ क्या था? रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। और फिफ्थ क्या था? इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। इन सिचुएशन में अगर वो मैटर स्टेट लिस्ट में है लेकिन स्टेट उस पर लॉ नहीं बना रहा है तो सेंट्रल इंटरफेयर कर सकता है। और फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरप्रिटेशन इन लिस्ट का। अगर कभी इन लिस्ट को इंटरप्रेट करने में कोई कंफ्यूजन होती है तो जो कोर्ट्स होते हैं वो इन रूल्स का यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सा था? प्लेनरी पावर, जिसका मतलब था वाइडेस्ट सेंस। अगर कोई मैटर लिखा हुआ है तो हम उसको उसके वाइडेस्ट सेंस में एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड कौन सा था? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। थर्ड कौन सा था? पिथ एंड सब्सटेंस। यही हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने केस डिस्कस किया था लाउड स्पीकर वाला। हो गया? पढ़ लिया सबने? ठीक है, कौन जीता था, स्टेट की सेंट्रल? स्टेट, क्योंकि किसी भी लॉ को लगाने का हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे, यही मतलब था पिथ एंड सब्सटेंस का। तो पिथ एंड सब्सटेंस हो गया कि कराएं? हाँ बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ, बल्कि इसमें ना सिर्फ इतना मार्क कर लो जितना जरूरी है, ये मार्क करो यहां से। द रूल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस मीन्स वेयर अ लॉ इन रियलिटी एंड सब्सटेंस फॉल्स विद इन एन आइटम ऑन विच legislature which enacted that law is competent to legislate, then such law shall not become invalid merely because it incidentally touches a matter outside the competence of legislature. अगर किसी लॉ ने, अगर किसी अथॉरिटी ने एक ऐसा लॉ बनाया है जो उसकी लिस्ट में आ रहा है तो वो उस पर लॉ बना सकता है। वो लॉ सिर्फ इसलिए इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि इंसिडेंटली वो मैटर किसी और लिस्ट में भी आता है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार था कि हेल्थ एंड सैनिटेशन पे वो लॉ बना सकती है, इसलिए उसने हेल्थ एंड सैनिटेशन को ध्यान में रखते हुए लाउड स्पीकर को बैन करने का लॉ बनाया। ठीक है, बाय चांस यही मैटर सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट में भी था क्योंकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वहां पर आते हैं। तो क्या इस वजह से सिर्फ कि ये मैटर किसी और लिस्ट में भी आ रहा है, क्या सिर्फ इस वजह से स्टेट का बनाया हुआ लॉ इनवैलिड हो जाएगा? नो। ठीक है, उसमें देखो लिखा हुआ है, हाँ देखो एक लाइन में लिखा होगा देयरफॉर, मिला? हाँ, प्रफुल्ल कुमार वाला केस है ना, उसके आगे वाली लाइन से देखिए, वेयर सच ओवरलैपिंग अकर्स। अगर ऐसी ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग समझ गए क्या मतलब हुआ? कि वही आइटम दो लिस्ट में है। द क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड, व्हाट इज द पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ द इनैक्टमेंट इन क्वेश्चन, इन विच लिस्ट इट्स ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर इज टू बी फाउंड। पिथ एंड सब्सटेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ये देखा जाएगा और फिर देखा जाएगा कि वो कौन सी लिस्ट पे फॉल करेगा। हाँ बेटा, हाँ, पिथ एंड सब्सटेंस मींस मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा, ओके, ट्रू टेस्ट देखा जाएगा। चलो अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन को बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा। देखिए, लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और हम लोग जनरली क्या मान के चलते हैं कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो क्यों बना रही है? लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कभी किसी लॉ मेकिंग अथॉरिटी ने
ऐसा लॉ बनाया जिससे उसका कोई पर्सनल मोटिव पूरा हो रहा है और वो नाम दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का। मतलब पार्लियामेंट एक ऐसा लॉ बना रही है जो जिससे उसका पर्सनल मोटिव पूरा हो रहा है, लेकिन कहने के लिए वो कह रही है कि भैया हम तो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, ये काम तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इसलिए हम ये लॉ बना रहे हैं। कलरेबल लेजिस्लेशन, एक ऐसा लॉ, एक ऐसा लेजिस्लेशन जिसमें आपका कोई पर्सनल मोटिव पूरा हो रहा है लेकिन आप उसको कलर किसका दे रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा लॉ जो है वो इनवैलिड मान लिया जाएगा। जरा इसका केस अंडरस्टैंड करिए। एक स्टेट था, वहां पर एक सरकार ने एक लॉ बनाया, ठीक है, और सरकार ने ये कहा कि जो भी लैंड का अनपेड रेंट होगा, ठीक है, अनपेड रेंट इकट्ठा हो गया, ठीक है, वो जो भी अनपेड रेंट होगा वो उस लैंडलॉर्ड की बजाय सरकार का होगा, ठीक है। यानी सरकार ने एक लॉ बना दिया और सरकार ने कहा कि जो भी लैंड्स हैं और उन लैंड पे अगर कोई अनपेड रेंट कलेक्ट हो गया है तो वो अनपेड रेंट सरकार की अथॉरिटी हो जाएगी, और क्योंकि सरकार लैंडलॉर्ड से ये अनपेड रेंट ले रही है तो बदले में उनको सिर्फ आधा अमाउंट पे कर देगी। ये लॉ बन गया, ठीक है। हाँ, आपको भी लगा ना बेवकूफी का लॉ है, ठीक है। तो उन्होंने लॉ ये बनाया कि जो भी अनपेड रेंट है वो हम सब ले लेंगे, सब हम जब्त कर लेंगे, और क्योंकि हम आपसे आपकी प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन कर रहे हैं तो कंपलसरी एक्विजिशन में हमें कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन के तौर पर जितना अमाउंट हमने आपसे लिया है उसका आधा हम आपको दे देंगे। अब जमींदार का कहना यह था कि हमारी ही चीज हमसे लेके हमें आधा देने का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज दिस लॉ। इस लॉ का हमें कोई पर्पस समझ में नहीं आया। वो अनपेड रेंट भी एक्चुअली किसको बिलोंग करना चाहिए, जमींदार को, लेकिन आप हमसे पूरा का पूरा जब्त कर रहे हो और उसके बाद आप आधा हमें पे कर रहे हो। इस लॉ का हमें कोई लीगल जस्टिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा। इस लॉ को चैलेंज किया गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि एक्चुअली में इस लॉ को बनाने का कोई बेसिक ऑब्जेक्टिव ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस लॉ को बना के आप कह तो रहे हो कि आप लॉ बना रहे हो, लेकिन इसके पीछे आप अल्टीमेटली अपना पर्सनल मोटिव पूरा कर रहे हो। आप ये चाह रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा पैसा किसके पास आ जाए, सरकार के पास आ जाए। तो ये हम लॉ को कलर दे रहे हैं कि हमने एक लेजिस्लेशन बनाया है, लॉ बनाया है, लेकिन एक्चुअली हम इसके पीछे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सनल प्रॉफिट्स यानी पर्सनल मोटिव्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लॉ को कोर्ट क्या डिक्लेयर कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। कलरेबल लेजिस्लेशन, जरा रीड करते हैं इसको। कलरेबल लेजिस्लेशन में देखिए लिखा हुआ है, हाँ, it is in a way a rule of interpretation almost opposite to the one discussed above. The Constitution does not allow any transgression of power by any legislation. Transgression of power मतलब आपको पावर दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे, ओके। Either directly or indirectly, however, अब यहां से मार्क करना, a legislature may pass a law in such a way that it gives it a color of constitutionality. कलर मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का, while in reality that law aims at achieving something which the legislature could not do. जो आप नॉर्मली नहीं कर सकते थे वो आपने लॉ बना के कर दिया। समझ में आया, ठीक है। तो जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। नॉर्मल सी बात है कि जो भी इनकम अर्न कर रहा है अगर वो स्लैब रेट्स के ऊपर है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो सरकार कह रही है कि हमारे देश में आधे से ज्यादा लोग जो इनकम दिखाते हैं वो तो स्लैब रेट के नीचे ही आते हैं, तो अल्टीमेटली हमको तो बहुत कम ही टैक्स मिल पा रहा है। तो उन्होंने एक नया लॉ बना दिया, उन्होंने कहा कि चाहे तुम्हारा कितना भी इनकम हो, कुछ भी हो, टैक्स तुम्हें हमें देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो लॉ उन्होंने बनाया, देखा जाए इससे वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पर्सनल प्रॉफिट मोटिव पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और कलर दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं इसको लॉ का। ऐसा लॉ जो भी बनाया जाएगा वो क्या मान लिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। सच लेजिस्लेशन, ऐसे जो लॉ होते हैं इनको कलरेबल पीस ऑफ लेजिस्लेशन कहा जाता है। और आगे देखो क्या लिखा है, एंड इट इज इनवैलिड। इसी के आगे देखो केस लिखा है, नाम मार्क कर लो, कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये बिहार का केस था। केस पढ़ेंगे, बताना सुना सुना लग रहा है क्या। द बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट प्रोवाइडेड दैट अनपेड रेंट बाय द टेनेंट shall vest in the state and 1/2 of them shall be paid back by the state to the landlord or zamindar as a compensation for acquisition of unpaid rent. बताओ, सुना सुना लग रहा है ऐसा कोई एग्जाम्पल, कभी कहीं आते जाते सुना हो, सुना है, यही सुना था,
देखो क्या कह रहे हैं, बिहार लैंड रिफॉर्म ने एक लॉ बनाया और उन्होंने कहा अनपेड रेंट बाय द टेनेंट, टेनेंट का जितना भी अनपेड रेंट कलेक्ट हो गया वो पूरा का पूरा किसके पास चला जाएगा, स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। एंड 1/2 ऑफ देम, उसका जो आधा हिस्सा है, शैल बी पेड बैक बाय द स्टेट टू द जमींदार according to the provisions in the state list under which the above law was passed. No property should be acquired without payment of compensation. अब ये भी एक लॉ है जहां पे लिखा है अगर सरकार आपसे कोई प्रॉपर्टी लेती है तो बदले में आपको कॉम्पनसेशन देती है। तो उन्होंने कहा ठीक है दे तो रहे हैं, हमने तुमसे अनपेड रेंट लिया, बदले में हम तुम्हें आधा दे रहे हैं। लेकिन जमींदार को ओपिनियन ये था कि तुम पूरा क्यों ले रहे हो हमसे। ओके, the question was whether the taking of whole unpaid rent and then returning half of them back to them who were entitled to claim is a law which provides for compensation. कह रहे क्वेश्चन यही था कि क्या इसको compensation माना जाएगा। compensation का मतलब होता है जो हम अपनी जेब से तुमको दें, हमने तुम्ही से लिया और उसी में से दे दिया, तो ये compensation कहाँ हुआ। ठीक है, ये सवाल कोर्ट में अराइज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट दिस वाज अ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ एक्विजिशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बिकॉज द टेकिंग ऑफ द होल एंड रिटर्निंग अ हाफ मीन्स नथिंग मोर और लेस देन टेकिंग ऑफ विदाउट एनी रिटर्न एंड दिस इज नेकेड कॉन्फिस्केशन नो मैटर वॉट एवर स्पीशियस फॉर्म इट मे बी क्लॉथ और डिस्गाइज। स्पीशियस फॉर्म इट में भी क्लॉज मतलब तुम इस बात को कितना भी लॉ का नाम क्यों ना दे दो, कितना भी ये क्यों ना कह दो कि भैया लॉ बना है, लीगल है, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, कलरेबल पीस ऑफ लेजिस्लेशन, इसलिए ऐसे लॉ को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इनवैलिड। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे 4 रूल्स थे इंटरप्रिटेशन के। प्लेनरी पावर था, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन था, पिथ एंड सब्सटेंस था और कलरेबल लेजिस्लेशन। पिथ एंड सब्सटेंस में वो, हाँ बेटा, अनपेड रेंट का मतलब ये होता है जैसे हम टेनेंट हैं, आप जिम्मेदार हो, ठीक है, टेनेंट जो है मान लो हमें आपको लेट से 10,000 रुपीज पर मंथ देना है, अब मान लो पिछले 6 महीने से हम आपको रेंट दे ही नहीं रहे हैं, तो वो अनपेड रेंट 60,000 रुपए कलेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो अमाउंट कलेक्ट हुआ अभी जमींदार को नहीं मिला है, गवर्नमेंट कह रही है ये जो 60,000 कलेक्ट हुआ है अब जो टेनेंट देगा ये सीधे सरकार को चला जाएगा। ये रूल उन्होंने बनाया। तो जमींदार ने कहा ये थोड़ी ना हुआ, वो तो हमारी प्रॉपर्टी है, वो जब भी मिलेगा तो हमें मिलना चाहिए। तो अगर मान लो अनपेड रेंट 60,000 कलेक्ट होता है, वो टेनेंट नहीं दे पा रहा है, अब मान लो वो टेनेंट इंसॉल्वेंट हुआ, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर हुआ, तो वो 60,000 जो कलेक्ट होगा वो किसको जाना चाहिए, जमींदार को। लेकिन लॉ ये बना दिया कि वो जो अनपेड रेंट कलेक्ट हुआ है दैट विल नाउ गो टू द गवर्नमेंट, और सरकार कह रही है इसके बदले में चलो हम तुम्हें आधा दे देंगे। अब समझ आ गया, ठीक है, इसलिए इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। चलो अब बात करेंगे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। हम लोग ने ये चीज अपने आर्टिकल 19 में भी देखी थी कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड है। दिस हेडिंग हैज बीन गिवन टू पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस पार्ट ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 7 आर्टिकल्स। इसमें यहां से आओ सीधे, जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। तो ये एक बेसिक लाइन है कि जो ट्रेड, कॉमर्स है, ये सब कुछ फ्री होगा, कोई भी पर्सन किसी भी तरीके का ट्रेड कर सकता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो लिखा है, द नेक्स्ट पैराग्राफ में, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स टुडे इज सो वाइड दैट फ्रॉम ऑर्डिनरी सेल एंड परचेज इट इंक्लूड्स ब्रॉडकास्टिंग ऑन रेडियो, communication on telephone and even to non-commercial movement from one place to another। इस टॉपिक में है क्या, हम क्या बताना चाह रहे हैं जरा अंडरस्टैंड करिए। एक चीज ये अराइज हुई, सरकार ने कहा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था वी हैव अ फ्रीडम ऑफ ट्रेड, हमें बिजनेस करने का, ट्रेड करने का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद कुछ लॉ बने, जैसे एक लॉ बना और लॉ ये कहता है कि अगर आपको अपनी फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंडस्ट्री लगानी है रैदर। आपको भी पता होगा बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है हैजार्डस वगैरह नेचर की, उनको लगाने के लिए आपको पहले क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस। अब जरा समझो डिस्प्यूट कहाँ अराइज हुआ। जैसे ही किसी पर्सन से कहा गया कि अगर तुम इंडस्ट्री लगा रहे हो तो तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो उस पर्सन ने कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया इस लॉ को, और ये कहा कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, हम तो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने से हमारे फ्रीडम ऑफ ट्रेड में रुकावट आ रही है, मतलब हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपने बिजनेस को चलाने में। ऑन दिस ग्राउंड ही चैलेंज दिस लॉ।
ठीक है, अभी हम आंसर नहीं बता रहे। सेकेंड सिचुएशन समझो। आपको पता होगा हमारे देश में कल्चर है, स्पेशली हमारे स्टेट में, हमारे शहर में टू बी मोर स्पेसिफिक, कटौती का, बिजली कटौती, समझते हो? तो एक रूल था, एक लॉ था, वो इसलिए किया जाता है कि जो भी पावर है वो कंजर्व की जा सके, या वट एवर इज देयर लॉजिक। अब तो फिर भी कम होता है, पहले के टाइम पे तो बहुत बहुत जाती थी, 3-3, 4-4 घंटा बत्ती चली जाती थी, ठीक है। तो एक लॉ बना, उन्होंने कहा कि भाई रोज 3 घंटा पावर कट होगा, ठीक है। अब एक बंदे ने चैलेंज कर दिया, उसने कहा कि भाई ये लो हम चैलेंज कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हो कि हमको फ्रीडम, आराम से चैन से सुकून से बिजनेस करने का अधिकार है, दूसरी तरफ इधर शटर खोलते हो, उधर आप कटौती की बिजली काट देते हो। जब आप बिजली काट देते हो तो मशीन नहीं चला पाते, बिजनेस नहीं चल पाता है हमारा, उस 3 घंटे के लिए हमारा काम नहीं हो पाता है। तो एक तरफ यू आर सेइंग वी हैव अ फ्रीडम ऑफ ट्रेड, और दूसरी तरफ आपका लॉ जो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्रिएटिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन माई फ्रीडम ऑफ ट्रेड। अब बताओ ये चैलेंज जस्टिफाइड है कि नहीं है? दोनों। किसी भी चीज में समझो, हमारे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हम कहीं भी जा सकते हैं। आपने कहा कहीं भी जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, लेकिन लाइसेंस लेना पड़ेगा बाइक में बैठने के लिए। अब आप कह रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो बाइक चलाओगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इज दिस हैज टू बी चैलेंज्ड? आपको समझ में आया? जब ऐसे चैलेंज आने लग गए तो कोर्ट ने कहा ऐसे तो फिर हर चीज पे चैलेंज ही हो जाएगा। अगर इतने सारे चैलेंजेस देखे जाएंगे तो फिर तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड का मतलब ही नहीं होगा, और हर तरह से कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन। बेसिकली फ्रीडम ऑफ ट्रेड का मतलब है हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें लॉ ने बनाई हैं ये तो लॉ के प्रोसीजर्स है, ठीक है। अगर इन ग्राउंड्स पे आप चैलेंज करने निकलोगे तो फिर चैलेंज होता ही चला जाएगा। आपने कहा एक तरफ हमसे कहा जरा हम कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं, हम सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने कोर्स इतना डाल दिया, इसी ग्राउंड पे चैलेंज कर दिया, इतने सारे कोर्स के साथ हम पास कैसे हों, इतना टफ पेपर बना दिया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अगर ऐसे देखा जाएगा तो फिर सब कुछ चैलेंज होता रहेगा, इसलिए इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। आप सोचो अगर इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते ना तो किसी चीज का कोई लाइसेंस ना होता, आज किसी चीज की कोई बिजली कटौती ना होती, ठीक है, सब कुछ फ्री हो जाता, ओके। जैसे आपको पता होगा फूडिंग इंडस्ट्री, जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह खोलते हैं, दे नीड टू हैव अ फूड लाइसेंस। अब वो कह रहे हैं एक तरफ तो आप फ्रीडम ऑफ ट्रेड दे रहे हो, हमारा जो मन चाहेगा हम खिलाएंगे, चाहे हम गलत खिलाएं चाहे सही खिलाएं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड है हमारा। नो, यू नीड टू हैव अ लाइसेंस। तो ऐसे चैलेंजेस को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, इन ग्राउंड्स में चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ बेटा, बिल्कुल कह सकते हैं। इसमें हम लोग ये कह सकते हैं ये जो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा रही है दैट विल बी कवर्ड अंडर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो इसलिए ऐसे रिस्ट्रिक्शन अगर लगाए जा रहे हैं तो ये इसलिए नहीं लगा रहे कि आप ट्रेड ना करो, इसलिए लगाए जा रहे हैं कि आप बेटर तरीके से ट्रेड कर सको, इसलिए ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस आर वैलिड, ओके। अब देखना, इसको रीड करते हैं। इफ सच इज द स्कोप, अब यहां से ले रहे हैं, if such is the scope of trade and commerce, then any law relating to any matter may affect the freedom of trade। कह रहे हैं अगर ट्रेड और कॉमर्स को इतना वाइड करके चला है तो हम कोई भी लॉ बनाएंगे वो इनवैलिड ही हो जाएगा। एग्जाम्पल, इट मे बी सेड दैट द लॉ विच इम्पोजेस कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर हैविंग अ रेडियो, ये दोनों ही बातें बहुत पुराने जमाने की हैं, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी 1951 में जी रहे हैं, ठीक है। तो अब तो रेडियो ही नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो पहले रेडियो होने के लिए ना लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होती थी। या कह रहे हैं कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर हैविंग अ रेडियो वायलेट्स द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और अ लॉ विच रेगुलेट्स द आवर्स ड्यूरिंग विच इलेक्ट्रिसिटी इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी शैल बी अवेलेबल may be called as affecting the freedom of trade and commerce, because during those hours one cannot use radio or television or one cannot run its factory। अब ये बात समझ में आई? तो जो बिजली कटौती का लॉ बना दिया गया, कह रहे हैं कि जब बिजली कटौती हो जाएगी तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे देखा जाएगा तो फिर सारे के सारे लॉ एक साथ क्या हो जाएंगे? इनवैलिड। इफ दैट व्यू इज टेकन, अगर कोर्ट कह रहा है हम ये व्यू लेके चलें, देन एवरी लॉ शैल बिकम कॉन्ट्ररी टू आर्टिकल 301 and unless saved by 302 through 307 shall be unconstitutional। और ये भी हम लोग को पता है कि लॉ की अगर लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन से हो रही है तो ऑब्वियसली लॉ इनवैलिड होगा। तो कोर्ट ने कहा इस तरह से तो भैया सारे लॉ जो है वो इनवैलिड ही हो जाएंगे, ओके। टू अवॉइड सच सिचुएशन, कह रहे हैं ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इन द वेरी फर्स्ट केस डिक्लेयर्ड दैट, अब देखना, ओनली दोज लॉ
which directly and immediately restrict or impede the freedom of trade. अब बात समझ में आई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सिर्फ वो रिस्ट्रिक्शन जो डायरेक्टली आपके फ्रीडम ट्रेड को रोक रहे हैं, ठीक है, कि हमने कह दिया आप ये काम नहीं कर सकते, ऐसा अगर कोई लॉ है वो इनवैलिड होगा. ओके, सो द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट ओनली दोज लॉ which directly and immediately restrict or impede the freedom of trade and commerce are covered by article 301. तो 301 में हम सिर्फ उनकी बात करेंगे. And such law which directly and incidentally affect the freedom guaranteed in that article are not within the reach of article 301. अब बताओ पूरी बात समझ में आ गई? यानी इन ग्राउंड्स पे हम इन लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते. क्लियर? ओके. अच्छा, एक डाउट ये भी अराइज हो सकता है, मतलब एक कंटेंशन ये भी आ सकता है कि हम फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फिर आप हमसे टैक्स ले रहे हो. ठीक है, तो आप हमसे टैक्स ले रहे हो तो हम फ्रीडम से बिजनेस कैसे करें? इनवैलिड. सोच के देखो, ऐसा होता तो सारे लॉ इनवैलिड ही हो गए होते. सबसे अच्छी बात ये होती आपका कोर्स ही ना होता. जब सारे लॉ इनवैलिड हो जाते तो केस के बच्चे पढ़ते ही क्या. चलो, इसके बाद ये मार्क करो, इसी में 301 जो है, इस आर्टिकल को मार्क कर लेना. 301 है बेटा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड इंपोर्ट्स 301 to 307 है. ठीक है, ओके. अब देखो ये कह रहे हैं ये जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड इंटरकोर्स है, इसमें भी यही बात आ गई. द फ्रीडम गारंटीड बाय आर्टिकल 301 इज नॉट मेड एब्सोल्यूट. अगेन, ये एब्सोल्यूट नहीं है और इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. एंड इज टू बी रेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शंस. पहला देखो क्या है, पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट. हमारे पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो हमारे इस फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट. आई थिंक हेडिंग भी कर लोगे तो भी सफिशिएंट है. सेकेंड, पार्लियामेंट टू मेक प्रेफरेंस और डिस्क्रिमिनेशन. कह रहे हैं पार्लियामेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता. पार्लियामेंट ये नहीं कह सकता कि एक पर्सन को वो काम करना अलाउड है, दूसरे को नहीं अलाउड है. ये नहीं हो सकता. ठीक है, अगर आप लॉ बना रहे हो तो दोनों के लिए बनाओ, या तो दोनों एप्लीकेबल हो या तो दोनों के लिए ना एप्लीकेबल हो. Parliament cannot, by making any law, give preference to one state over the other or make discrimination between the state, except when it is declared by that law that it is necessary to do so for the purpose of dealing with a situation arising from scarcity. ये बात समझ में आई? कह रहे हैं अगर आपने एक स्टेट के लिए कोई लॉ बनाया है तो वही लॉ दूसरे स्टेट के लिए भी होना चाहिए. मतलब आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हो सकती है, एक डिफरेंशिएशन हो सकता है. आपने देखा होगा, हाँ, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां पर नहीं बाढ़ आ जाती है, या उत्तराखंड वगैरह में आप देखते हैं कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स होते रहते हैं. अब मान लो सरकार ने उनके लिए लॉ बना दिया कि उनको जो फूड सप्लाई करी जाएगी वहां टैक्स फ्री कर दी जाएगी, या वहां पर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको इस साल टैक्सेस नहीं देने. ये डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, यस, क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी है, वहां स्कैसिटी हो गई है, इमरजेंसी की सिचुएशन है. इस ग्राउंड पे हो सकता है डिफरेंशिएशन किया जा सके. लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो दो स्टेट्स के बीच में पार्लियामेंट कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं करेगी. ओके. थर्ड, पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मेड बाय लॉ. अब ये देखो क्या लिखा है, इम्पोज ऑन गुड्स imported from other state or union territory any tax to which similar goods manufactured or produced in that state are subject to. अब अंडरस्टैंड करो इस पॉइंट का मतलब. मान लीजिए हमारे स्टेट में, ठीक है, एक गुड बन रहा है, कोई भी, लेट्स से पेन बन रहा है, ठीक है, और हमारे स्टेट पे कोई एडिशनल टैक्स लगता है. ठीक है, लेट्स से कोई XYZ नाम का एक एडिशनल टैक्स लगता है, एक्स ड्यूटी. ठीक है, अब हमारे स्टेट में ये जितने भी पेन लगते हैं उन सबके ऊपर ये टैक्स लगता है. उस वजह से ये जो 10 रुपए का पेन है वो 12 रुपए का बिकता है. ठीक है, सेम पेन हमारा स्टेट दूसरे स्टेट से इंपोर्ट भी कर रहा है. ठीक है, अब जब दूसरे स्टेट से यही पेन इंपोर्ट हो रहा है बिकने के लिए, तो वहां वाले की तो कॉस्टिंग 10 ही आएगी, क्योंकि उनके स्टेट पे ये टैक्स लग नहीं रहा. प्रॉब्लम इससे ये अराइज होगी कि जब दूसरे स्टेट का माल आएगा वो 10 का होगा, हमारे यहाँ का माल 12 का होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स के पेन जो है वो बिकेंगे नहीं. तो हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं, एक तो तुमने हमारे ऊपर एडिशनल टैक्स लगा दिया, दूसरी चीज तुम कह रहे हो दूसरे स्टेट से भी यही माल आ सकता है, उनका आएगा 10 का बिकेगा, हमारा 12 का बिक रहा है, तो हमारा कोई क्यों खरीदेगा, इससे हमारी इंडस्ट्री खराब हो जाएगी. तो सरकार कहती है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है, अगर हम किसी दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी से वो गुड्स इंपोर्ट करके लाएंगे
तो वो यहाँ पर तभी बिकेंगे जब हम उनके ऊपर भी सेम टैक्स लगा देंगे, ठीक है। अब बाहर की स्टेट या यूनियन टेरिटरी से जो गुड्स आए वो आए 10 ही रुपए के, लेकिन हमने उनके ऊपर वही टैक्स लगा दिया जो हमारे स्टेट पे लगता है, ठीक है। देखा जाए ये डिफरेंशिएशन हुआ, बट दिस इज अलाउड, ठीक है। इसको टैक्स में भी आप और हायर में जाके पढ़ेंगे, हायर जगह पे, तो इंडिया लेवल पे भी ऐसा होता है कि दूसरी कंट्री से अगर माल आता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी हम लोग इसको कह सकते हैं, अगर सुना है आपने, तो दूसरे कंट्री से अगर माल आ रहा है तो ऐसा ना हो कि वो डंप कर दे हमारे यहाँ सस्ते रेट पर, ठीक है। तो इससे हमारी लोकल इंडस्ट्रीज डैमेज हो सकती है, तो सरकार कभी कभी उनके ऊपर भी टैक्स लगा देती है। ऐसा अगर डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो ये भी अलाउड है, ओके। देखो लिखा क्या है, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ इम्पोज ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट। हम गुड्स लेके आ रहे हैं दूसरे स्टेट से, क्या इंपोज कर रहे हैं हम उनके ऊपर, any tax to which similar goods manufactured or produced in that state are subject to। हमारे स्टेट में जो गुड्स बन रहे हैं उनके ऊपर हम टैक्स लगा रहे थे, तो जो बाहर से गुड्स आएंगे उनके ऊपर भी हम सेम टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। सो हाउएवर एज नॉट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड्स सो इंपोर्टेड एंड गुड्स सो मैन्युफैक्चर्ड। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अगर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो ये भी अलाउड होगा। एनी कंफ्यूजन, ठीक है। और डी वाला देखो, सेविंग इन एग्जिस्टिंग लॉ, ये सिंपल है, कह रहे हैं द लॉ विच वाज ऑलरेडी इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन shall not be affected by provisions of 301 except in so far as the president may by order otherwise direct। ये क्या कह रहे हैं समझ गए, एग्जिस्टिंग लॉ की बात बता रहे हैं। एग्जिस्टिंग लॉ बताओ कौन से लॉ थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले आए। कह रहे हैं अगर इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले से कोई लॉ अगर चल रहा है, so far as it is not conflicting the constitution, उनको वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो इनवैलिड होंगे, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो एज इट इज चलते रहेंगे, ओके। और सेविंग फॉर लॉ प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोली, ये तो हम लोगों ने देखा था ना, स्टेट मोनोपोली गवर्नमेंट अगर चाहे। अब देखो ये वही है जो वहां पे एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आया, कौन सा डॉक्ट्रिन पढ़ा था इसमें हम लोग ने, एक्लिप्स में था ना, कि पहले एक लॉ था जिसने ये कहा था कि मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस कोई भी कर सकती, मतलब सरकार कर सकती है। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आया जिसने कहा कोई भी कर सकता है। फिर उसके बाद अमेंडमेंट आई जिसने कहा स्टेट मोनोपोली हो सकती है, यानी अगर गवर्नमेंट चाहे तो मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। तो उस वजह से वो जो लॉ था वो फिर से वैलिड हो गया था। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, द लॉ विच क्रिएट स्टेट मोनोपोली इन एनी ट्रेड आर सेव्ड फ्रॉम अटैक अंडर 301, दैट इज they are valid irrespective of the fact they directly impede or restrict the freedom of trade and commerce। तो भले ही वो freedom of trade and commerce को restrict कर रहे हैं लेकिन वो valid है। क्लियर, ठीक है। ये टॉपिक क्या था, आर्टिकल 301 था, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स था, ठीक है। जिसमें पहली चीज तो ये वाला था कि ऐसे लॉज को इनवैलिड नहीं डिक्लेयर करेंगे, और दूसरा था कि कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगाए गए हैं। इसके बाद का अगर आप टॉपिक देखोगे तो वही है स्टेट मोनोपोली, बस 2-3 लाइन का, इसको रीड कर लेना, ठीक है। और अब हम लोग फाइनली मूव करेंगे किसकी तरफ, जुडिशरी। जुडिशरी की बात करें, कौन कौन से कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ, कितने सुप्रीम कोर्ट, हर घर में एक, हाँ घर वाले भी सुप्रीम कोर्ट से कम थोड़ी हैं, मम्मी ने जो कह दिया वही होगा, है ना, फिर उसके आगे किसी की नहीं चलती, पापा की भी नहीं, है ना। तो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो होता है एक होता है, इसके अलावा क्या होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, और कौन से होते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, हाँ लोअर कोर्ट्स होते हैं, फिर डिवाइड करते हैं केसेस के हिसाब से, सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है। अब देखो ये इन्होंने टॉपिक दिया है, कोर्ट्स कौन कौन से हैं, पहले सिर्फ हेडिंग देखो, सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को हम लोग ने मैटर्स के हिसाब से डिवाइड किया है, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। सिविल कोर्ट्स में कौन कौन से जजेस होते हैं, क्रिमिनल में कौन कौन से होते हैं, ये अभी हम लोग JIGL में भी चैप्टर पढ़ेंगे, CPC एंड CRPC, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर एंड सिविल प्रोसीजर, वहां डिटेल में पढ़ लेंगे कि उनकी कौन कौन सी अथॉरिटीज है और उनकी कौन सी अथॉरिटीज हैं। और इसके अलावा होते हैं ट्रिब्यूनल्स, जानते हैं इनके बारे में, NCLT वगैरह, जिनको स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। अब है क्या, वैसे तो ये टॉपिक नहीं आया है एग्जाम में आज तक, लेकिन अगर मान लो, हम लोग भरोसा तो कर नहीं सकते किसी पे, स्पेशली इंस्टीट्यूट पे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मान लो उन्होंने कह दिया जुडिशरी सिस्टम पे, तो क्या ये आंसर आप लिख लेंगे अपने आप से बिना अंदर हमने कुछ मार्क कराए,
ठीक है, देखो मार्क कराने को हम पूरा पढ़ा सकते हैं, बट आपका कंटेंट बढ़ेगा, फिर आप इसको भी याद करने बैठ जाओगे। टू बी मोर स्पेसिफिक, आप इसको भी रटने बैठ जाओगे, रटना इन इन्वर्टेड कॉमा, आपकी आदत है ना, रट लो। ठीक है, तो कोई यूज नहीं है। बाई चांस अगर 1% चांस है, मान लो ये क्वेश्चन आता है, तो आप क्या लिखोगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2-3 लाइन लिख लोगे, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट। ठीक है, अपने आंसर को अच्छा करने के लिए आप ये भी लिख सकते हो कि आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को जो आता है लिखो, जो आता है चैप्टर के अंदर लिखो। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2-3 लाइन लिख दी, हाई कोर्ट के अंदर 2-3 लाइन लिखी, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, बस हेडिंग्स याद रख लो। ठीक है, सिविल एंड क्रिमिनल, सिविल के अंदर क्या लिखोगे वो भी सीपीसी में पढ़ेंगे, वहां इंपॉर्टेंट मार्क होगा। ठीक है, और क्रिमिनल के कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं, जैसे ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ये सब क्रिमिनल कोर्ट्स के होते हैं, ये सब वहां पढ़ेंगे। ठीक है, वो मैटर सिविल और क्रिमिनल में डाल देना। और स्पेशल ट्रिब्यूनल आप अपने आप से लिख सकते हैं, जिनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया, फॉर एग्जाम्पल एनजीटी हो गया, एनसीएलटी हो गया। एनजीटी समझ गए? ग्रीन ट्रिब्यूनल। हाँ बेटा, हाँ एग्जैक्टली, स्पेशल ट्रिब्यूनल, वो भी ओल्ड सिलेबस में ना एक्चुअली बेटा एक चैप्टर था स्पेशली, स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल, तो इसलिए वो उस चैप्टर से आ जाता था, इससे नहीं आया। ओके, तो न्यू सिलेबस में तो चैप्टर ही हटा दिया है। आई थिंक जुडिशरी टॉपिक कर लोगे पक्का? हम टेस्ट में नहीं देंगे पक्का, प्रॉमिस। प्रॉमिस गलत कर दिया, चलो कोई नहीं। ओके, सो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस चैप्टर में आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। रिट्स की बात करते हैं अब, जरा इंपॉर्टेंट समझिए। रिट्स का मतलब क्या होता है? ये टॉपिक वैसे सबने पढ़ा हुआ है आई गेस, ईटी में था, ईटी में थे आप, ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, ईटी में था और ईटी में थे। ये टॉपिक ईटी में था और आप ईटी में थे, ईटी समझ गए? हाँ ठीक है, तो ये हम लोग ने रिट्स पढ़े थे। जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट होता है तो हम शिकायत करने किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट उस अथॉरिटी को डांट लगाता है, ऑर्डर इशू करता है, और इन ऑर्डर्स को ही क्या कहा जाता है? रिट्स। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास करता है ना, उसे रिट कहते हैं। कुछ बच्चे ना बोलने में क्या बोल जाते हैं, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो हम रिट इशू करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। टेक्निकली समझ रहे हो, हम तो पेटिशन ही कर, हम तो रिक्वेस्ट हाथ जोड़ सकते हैं भैया, ऑर्डर देने का काम उसी का है, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो वो रिट इशू करेंगे। तो जब जब हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होंगे, वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है। यहां तक आपको आता था, ये हम बता भी नहीं रहे थे। अब जो बताएंगे वो ध्यान से सुनना। रिट इशू करने की पावर दोनों के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी और हाई कोर्ट के पास भी। फर्क क्या है समझो, अगर हमारे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुए हैं तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो हम जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास। दोनों में डिफरेंस समझना। जब सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए तो हमारे पास पावर है कि हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर पार्ट 3 के अलावा, सब लिखा है बुक वालों ने, बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक है, सब लिख के दिया उन्होंने, अगर पार्ट 3 के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ कोई और अधिकार हमारा इन्फ्रिंज हो रहा है तो भी हमारे पास अधिकार है कि हम डायरेक्टली जा सकते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट उस अथॉरिटी के ऊपर भी रिट इशू करेगा जिनको ऑर्डर्स कहा जाता है। ओके, सो दिस इज द यूनिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड 226। 32 वाला जो है वो किसका है? सुप्रीम कोर्ट वाला, ठीक है, और 226 वाला जो है वो किसका है? हाई कोर्ट का। ओके, हैं दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट। अब अगर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में भी फंडामेंटल राइट को और ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। तो फंडामेंटल राइट्स मतलब पार्ट 3 एंड अदर देन पार्ट 3, अदर देन पार्ट 3 तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, पार्ट 3 तो हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, और ऑप्शन है तो हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ डाइसी, प्रेरोगेटिव रिट्स आर बल्वर्क ऑफ इंग्लिश लिबर्टी। नाउ ये तो बता रहे हैं रिट विट क्या होता है। सेकेंड लाइन में देखना, कह रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिट्स ग्रांटेड बाय द सोवरेन एज अ फाउंटेन ऑफ जस्टिस ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ ऑर्डिनरी लीगल रेमेडी। इस लाइन को मार्क करना, फाउंटेन ऑफ जस्टिस ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ ऑर्डिनरी लीगल रेमेडी। जब ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज नहीं हैं
तो हम जाएंगे रिट्स का सहारा लेने। अगर ऑर्डिनरी लीगल रेमेडी दी हुई है तो फिर हमें इतनी दूर जाने की जरूरत ही क्या है। ओके, इन द कोर्स ऑफ टाइम these writs were issued by the high court as extraordinary remedy in cases when there was no remedy available under the ordinary law or remedy available was inadequate। कह रहे हाई कोर्ट ने इन रिट्स का यूज करना शुरू किया कब? जब ऑर्डिनरी लॉ में कोई रेमेडी नहीं दी हुई थी, ठीक है, या फिर जो रेमेडी दी गई थी वो इनएडिक्वेट थी। अंडरलाइन करो, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 226। ठीक है, हम लोग कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं? 226। एवरी हाई कोर्ट हैज अ पावर टू इशू डायरेक्शंस। यानी हमको समझ में आ गया, एक आर्टिकल है कौन सा? 226, ये किसका है? हाई कोर्ट का। और जो 32 है वो किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। क्वेश्चन में अगर आर्टिकल के नाम से दिया हो ना 226 या 32, ठीक है, तो बहुत ध्यान से लिखना आंसर। ओके, तो अगर जैसे उन्होंने पूछा है द रिट इशूइंग पावर अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहीं से शुरू करना, सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमने क्या बोला, आपको समझ में आया? क्वेश्चन ये आया है, रिट इशू, द पावर ऑफ रिट इशू इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये लाइन दी हुई है तो कहां से शुरू करोगे? समझ आया? लेकिन अभी तो बड़ा हाँ हाँ हो रहा है, वहां देखते हैं कितना हाँ हाँ होता है। 200% अगर पूरे क्वेश्चन में रिट वर्ड लिखा है तो बच्चा सुप्रीम कोर्ट की पूरी कहानी लिखाएगा, क्योंकि उसको दो चीज समझ में आती है, रिट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड एज द प्रोटेक्टर फंडामेंटल राइट। और वापस आके पेपर बहुत अच्छा हुआ हमारा, पता नहीं इंस्टीट्यूट नंबर क्यों नहीं देता। समझ में आया? वो स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं रिट इशूइंग पावर अंडर आर्टिकल 226, दैट इज विद द हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट तब जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्रिंजमेंट हुआ हो एंड देयर इज नो लीगल रेमेडी। ओके, चलो, तो कह रहे हैं आर्टिकल 226 के अंदर एवरी हाई कोर्ट हैज द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस। रिट्स वही हैं, ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों कौन से रिट्स इशू करते हैं? ये नाम सुने हैं ना, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, quo warranto, certiorari, ठीक है, or any of them for the enforcement of fundamental right stipulated in part 3 of the constitution or for any other purpose। इस लाइन पे जरा गौर करो, कह रहे हैं जो हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के अंदर ये रिट्स इशू कर सकता है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर एनी अदर पर्पस। मतलब समझे, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। यानी अगर ऐसे देखा जाए तो हमको एक बात बताओ, रिट इशू करने की पावर ज्यादा वाइड किसकी है, हाई कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट की? हाई कोर्ट की, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के भी केसेस ले रहा है और अदर देन दैट भी ले रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कौन से ले सकता है? सिर्फ फंडामेंटल राइट के। तभी इस लाइन में लिखा है कि वो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के तो ले ही सकते हैं और फॉर एनी अदर पर्पस, एनी अदर पर्पस के लिए भी ले सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 226 की पावर जो है वो वाइड है। अब नहीं आ गया समझ में? कुछ नहीं आ रहा पूछ लो, पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन नहीं आई ना, देखो देखो ऐसे समझो जो ना आया करे पूछ लिया करिए बेटा। देखो, एक है हाई कोर्ट, एक है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट केसेस ले सकता है सिर्फ और सिर्फ कौन से? पार्ट 3 के, ठीक है, अगर पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं। हाई कोर्ट कौन से ले सकता है? वो पार्ट 3 के भी ले सकता है और एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी ले सकता है। तो हमको बताओ ज्यादा केसेस कौन ले सकता है? हाई कोर्ट। इसीलिए इनकी पावर वाइड है, बड़ी है, इनकी छोटी है, क्योंकि इनके पास कम केसेस आएंगे। इनके पास सिर्फ वो केसेस आएंगे जिसमें फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो, और इनके पास वो सारे केसेस आएंगे जिसमें फंडामेंटल भी हो सकता है इन्फ्रिंज हो रहा हो या एनी अदर पर्पस भी हो। जा सकते हैं, ठीक है। देखो, हम जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास भी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी। ये एक एडेड एडवांटेज है कि हम जा सकते हैं, हम चाहें तो हाई कोर्ट भी चले जाएं, ठीक है। अगर कुछ अनफेयर हुआ है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम प्रिंसिपल के पास भी जा सकते हैं और क्लास टीचर से भी शिकायत कर सकते हैं। ओके फाइन।
अब ये बात अलग है कि हमारे पास जब ऑप्शन है तो हम प्रिंसिपल के पास ही जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहो, आपको अगर प्रिंसिपल की कौन शक्ल देखे, मतलब प्रिंसिपल के पास कौन जाए, टीचर से ही शिकायत कर लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस हिसाब से देखा जाए तो हाई कोर्ट की पावर वाइड हो गई, वो फंडामेंटल राइट्स भी ले सकता है, वो भी ले सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता कि फंडामेंटल राइट्स के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ये इनकी पावर ना होती यहाँ पर, और ऐसा नहीं लिखा हो सकता था, पता है, वरना क्या होता, सुप्रीम कोर्ट का बर्डन सोचो, बेचारा एक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कितने लोगों को तो बात बात पे लगता है ना कि फंडामेंटल राइट ही इन्फ्रिंज हुआ है। आपको घर से ना निकलने दिया जाए, आपको सबसे पहली फीलिंग यही आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो अधिकारों के अगेंस्ट है, ठीक है। तो बात बात पे सारे केसेस किसके पास चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने दोनों को पावर दे दिया, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम चाहो तो हाई कोर्ट चले जाओ, तुम चाहो तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, लेकिन जो अदर केसेस हैं उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सिर्फ कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट। सो द पावर अंडर आर्टिकल 226 इज वाइड। अब आ गया ना, तो देखो कह रहे हैं और फॉर एनी अदर पर्पस दिस पावर इज एक्साइजेबल बाय ईच हाई कोर्ट थ्रूआउट द टेरिटरी इन रिलेशन टू विच इट एक्सरसाइजेस ज्यूरिसडिक्शन। एक और फर्क समझो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में। सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर इशू कर सकता है वो किसी भी पर्सन के ऊपर कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट अगर करेगा तो सिर्फ उसके ऊपर जो उसकी टेरिटरी में आ रहा हो। हाई कोर्ट की तो पावर लिमिट हो गई ना टेरिटोरियल पर, तो सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर इशू रिट किसी के ऊपर भी, लेकिन आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट सिर्फ अपनी टेरिटरी के विदिन के केसेस ले सकता है। ओके, वेयर एन इफेक्टिव रेमेडी इज अवेलेबल, कह रहे हैं अगर इफेक्टिव रेमेडी अवेलेबल है, द हाई कोर्ट शुड नॉट रेडिली एंटरटेन अ पिटिशन अंडर आर्टिकल 226। अगर लीगल रेमेडी अवेलेबल है तो क्यों रिट विट के चक्कर में पड़ो? अगर लीगल रेमेडी अवेलेबल है, उसी लॉ में रेमेडी दी हुई है, तो आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत ही क्या है? ओके, example under the companies act a shareholder has very effective remedies for prevention of oppression and mismanagement। ये आपने अभी सुना नहीं होगा, पर हमको बता देते हैं। कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, कि अगर शेयर होल्डर्स के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, तो उनके पास क्या रेमेडीज हैं, ये कंपनीज एक्ट में ही लिखा हुआ है कि भाई तुम डायरेक्टर रिमूव कर दो, या तुम ये कर दो, तुम एनसीएलटी चले जाओ, ये सारी रेमेडी कंपनीज एक्ट में दी हुई है। अब बताओ अगर किसी शेयर होल्डर के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कंपनीज एक्ट की रेमेडीज के हिसाब से चलेगा या हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर देगा? कंपनीज एक्ट के हिसाब से, ठीक है। ये इसीलिए किया गया है ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन जो है वो कम पड़े। ओके, अगले पैराग्राफ में देखो लिखा है द सुप्रीम कोर्ट कुड बी मूव्ड बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इशू ऑफ डायरेक्शंस और ऑर्डर और रिट एज रेफर्ड टू अंडर आर्टिकल 226 फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स गारंटीड बाय पार्ट 3। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? पार्ट 3 के लिए। आर्टिकल 32 itself being a fundamental right, the constitutional remedy of writ is available to anyone whose fundamental rights are infringed by the state action। जरा ये लाइन देखो, हमें इससे पता नहीं क्यों लग रहा है क्वेश्चन कभी ना कभी आएगा जरूर एग्जाम में। Thus we see the power of high court to issue these writ is wider than that of supreme court। ये मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो हाई कोर्ट की पावर है वो वाइडर होगी किससे? सुप्रीम कोर्ट से। कैसे? फर्स्ट, एन एप्लीकेशन टू अ हाई कोर्ट अंडर 226 विल लाई नॉट ओनली व्हेन सम अदर लिमिटेशन इज इम्पोज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन outside part 3 has been violated, but an application under article 32 shall not lie in any case unless the right infringed is fundamental right। I hope now the first point is clear। 226 वाला 32 भी देख सकता है और अदर देन दैट भी देख सकता है, लेकिन आर्टिकल 32 वाले में वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट देख सकते हैं। एंड सेकेंड, while supreme court can issue a writ against any person or government within the territory of India। सुप्रीम कोर्ट की jurisdiction क्या हो गई? पूरे देश की। A high court can under article 226 issue a writ against any person, government or authority only if such person or authority is physically resident or located within the territorial jurisdiction। आ गई बात समझ में? तो हाई कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकता है सिर्फ उनके ऊपर जो उसके एरिया में आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है सबके ऊपर। ओके फाइन, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। 226 32 इज ओके। इसके बाद वही अपने रिट्स, और रिट्स में सबसे पहला कौन सा आ जाता है? हेबियस कॉर्पस। क्या मतलब होता है? लिबर्टी, ठीक है, टू हैव द बॉडी।
हेबियस कॉर्पस का मतलब बेसिकली होता है टू हैव द बॉडी। हमारे पास लिबर्टी का अधिकार है, और बेसिकली अगर कोई हमारी लिबर्टी को बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के रोक रहा है तो हमारे पास अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर किसी पुलिस ने मान लो बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, हमारा कौन सा अधिकार इन्फ्रिंज हुआ? फंडामेंटल राइट, फ्रीडम का। ओके, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस पुलिस डिपार्टमेंट पे रिट इशू करेगा, ऑर्डर इशू करेगा कि आपके पास इनको अरेस्ट करने का क्या जस्टिफिकेशन है, और अगर आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो आप इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फ्रीडम वाला जो होता है वो क्या होता है? हेबियस कॉर्पस। द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस एन इफेक्टिव बल्वर्क ऑफ पर्सनल लिबर्टी। हेबियस कॉर्पस का मतलब ही क्या हुआ? पर्सनल लिबर्टी। इज अ रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन हु इज कन्फाइंड विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। कन्फाइन करने का मतलब क्या होता है? कैद करना। हमने कैद किया बिना लीगल जस्टिफिकेशन के, ठीक है। अच्छा, जो क्रिमिनल है, खून करा है उसने, उसको जेल में बंद किया गया है, वो कह रहा है हमारा भी हेबियस कॉर्पस हो रहा है। क्यों? जस्टिफिकेशन है पक्का? अच्छा, द वर्ड हेबियस कॉर्पस, एक्चुअली वो जिसने खून किया ना पहले सीएस कर रहा था। जेआईजीएल की क्लास पढ़ी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। जेआईजीएल में अत्याचार ज्यादा हो गया, हमारा ही खून कर डाला। जब देखो पढ़ाती रहती टेस्ट लेती रहती है ना, तो फिर पहले उसने पूरा कोर्स होने दिया, जिस दिन आखिरी क्लास थी उसी दिन चाकू भोग दिया। आइडिया तो नहीं आ गया इससे तुम लोग को कि अरे हाँ ये भी तो किया जा सकता है। ओके, द वर्ड हेबियस कॉर्पस लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी। When prima facie case for issue of writ has been made, then the court issues a rule nisi upon the relevant authority. जिस relevant authority कौन सी अथॉरिटी हो गई? जिसने कन्फाइन किया है, कह रहे उस अथॉरिटी के ऊपर एक ऑर्डर इशू किया टू शो कॉज व्हाई द रिट शुड नॉट बी इशूड। यानी उस पुलिस डिपार्टमेंट से पूछा कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ ये रिट इशू क्यों ना करें, हमें जस्टिफिकेशन दो। This is in national order to let the court know on what grounds he has been confined. कोर्ट पूछ रहा है हमको ग्राउंड्स बताओ, तुमने उसको क्यों अरेस्ट किया है, and to set him free if there is no justification for his detention. और अगर तुम्हारे पास अरेस्ट करने का कोई रीजन नहीं है तो तुम उसको छोड़ दो। ये कौन सा हमारा हो गया रिट? हेबियस कॉर्पस। एनी डाउट? ओके, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ हाँ, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स हैज बीन डिटेन्ड रॉन्गफुली इन कस्टडी बाय वाई। कौन अरेस्ट हुआ? किसने अरेस्ट किया? वाई ने अरेस्ट किया किसको? एक्स को। एक्स वॉज डिटेन्ड wrongfully by वाई। The writ of habeas corpus can be filed in the court by X's family on his behalf since his whereabouts are not known to them. Can X family write a writ petition? X की फैमिली तो करेगी बेटा, ये पेटिशन फाइल करी है, पेटिशन फाइल करी है। जो ये कह रहे हैं ना द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, हम लोग पेटिशन फाइल करते हैं कि आप रिट इशू करिए। यही डिफरेंस होता है, यही हम बता रहे थे, लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि हमने रिट फाइल कर दिया हेबियस कॉर्पस का। हम रिट नहीं कर सकते, हम तो पेटिशन कर रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये वाला रिट इशू करिए। ठीक है, फाइन। एक्चुअली बोला ऐसे ही जाता है ना कि हमने हेबियस कॉर्पस का रिट इशू करवाया, तो लगता है ऐसा है कि हम ही ने इशू करा दिया, हम ही सुप्रीम कोर्ट है ना। चलो नेक्स्ट देखो, मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है, वी कमांड। द वर्ड मैंडेमस लिटरली मीन्स वी कमांड। जब कोई इंफीरियर अथॉरिटी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, जो करना उसकी पब्लिक ड्यूटी है, ऐसी सिचुएशन में हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे या हाई कोर्ट के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप उस अथॉरिटी के ऊपर कौन सा रिट इशू करिए? मैंडेमस। वो सुपीरियर अथॉरिटी उस इंफीरियर अथॉरिटी को डायरेक्ट करेगी कि जो काम करना आपकी पब्लिक ड्यूटी है वो काम आपको करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हम गए पुलिस स्टेशन और हमने कहा भैया एफआईआर लिख दो, वो कह रहे एफआईआर नहीं लिखेंगे हम तुम्हारी, ठीक है। व्हेन देयर इज नो लीगल जस्टिफिकेशन, तो हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनके ऊपर कौन सा रिट इशू करिए? हेबियस कॉर्पस की मैंडेमस, मैंडेमस। या हम किसी कोर्ट गए और कोर्ट ने कहा हम तुम्हारा केस नहीं लेंगे, हमने कहा क्यों नहीं लोगे? वो कह रहे बस मन नहीं है, तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी लग रही, ठीक है। अब हम क्या करवा सकते हैं? हम हायर कोर्ट्स में जाके, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट ऑफ मैंडेमस इशू करवाएंगे। द वर्ड मैंडेमस लिटरली मीन्स वी कमांड।
द रिट ऑफ मैंडमस इज अ कमांड इशूड टू डायरेक्ट एनी पर्सन, किसके किसके ऊपर लगा सकते हैं, किसी पर्सन पर, कॉर्पोरेशन पर, इंफीरियर कोर्ट पर, गवर्नमेंट पर, requiring him or it to do a particular thing specified therein which pertains to his or its office and is further in the nature of public duty. जो काम करना आपकी पब्लिक ड्यूटी थी, वो काम अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर कौन सा रिट इशू किया जाएगा, मैंडमस. This writ is used when inferior tribunal has declined to exercise jurisdiction. इंफीरियर ट्रिब्यूनल इज डिक्लाइन टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन, मतलब लोअर कोर्ट ने केस लेने से मना कर दिया, हम तुम्हारा केस नहीं लेंगे, ठीक है. While resort to certiorari and prohibition arises when the tribunal has wrongly exercised jurisdiction. ये लाइन अभी समझ में आएगी जब certiorari समझा देंगे. अगली लाइन में मार्क कर लो, mandamus can be issued against any public authority and it commands activity. mandamus क्या कह रहा है, काम करो, जो काम करना तुम्हारी पब्लिक ड्यूटी थी वो काम तुम्हें करना पड़ेगा. ठीक है, फाइन. देखो लास्ट पैराग्राफ में एक लिखा हुआ है, मैंडमस डज नॉट लाई अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट फॉर एक्सरसाइज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड पावर. मैंडमस किसके किसके ऊपर नहीं लगा सकते, प्रेसिडेंट, हम लोग प्रेसिडेंट से ही कहने लग गए, तुम अपना काम करो, ठीक है. प्रेसिडेंट पे नहीं लगा सकते, गवर्नर पे नहीं लगा सकते, और ऑब्वियसली प्राइवेट इंडिविजुअल पे नहीं लगा सकते. हमने कहा नोट्स बनाओ, आप कह रहे नहीं बनाएंगे, जो करना कर लो. हमने कहा मैंडमस इशू करवा देंगे, हो सकता है, नो. प्राइवेट इंडिविजुअल को तो कुछ फोर्स कर ही नहीं सकते, ओके. अगर वो काम करना उसकी पब्लिक ड्यूटी है तो करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट. हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी स्टेट में कवर हो जाएंगे, ओके. तीसरा आता है प्रोहिबिशन. अब प्रोहिबिशन का मतलब समझो, अगर कोई इंफीरियर कोर्ट कोई ऐसा केस ले रहा है जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, बहुत ध्यान से समझते, बहुत मोटा सा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है. ये केस के हिसाब से डिवाइडेड है, अगर सिविल केस है तो किसके पास जाएगा, सिविल कोर्ट के पास, और क्रिमिनल केस है तो जाएगा क्रिमिनल. मान लीजिए खून हो गया, अभी हमने आपको बताया, आपने कर दिया हमारा खून, ठीक है, और उसके बाद आप चले गए हमारा केस लेकर के कहा, सिविल कोर्ट में. तो क्या सिविल कोर्ट मेरा ये केस ले सकता है, पहली बात तो नहीं ले सकता क्योंकि क्रिमिनल हो गया. लेकिन सिविल कोर्ट ने कहा खाली बैठे बोर भी हो रहे थे, अच्छा हुआ तुम आ गए, और वो सिविल कोर्ट ने हमारा केस एंटरटेन करना शुरू कर दिया, ठीक है. अब हम दोनों में से एक जो पार्टी थी, आपकी जो पार्टी थी, आपने कोर्ट में, आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया कि ये इंफीरियर कोर्ट एक ऐसा केस ले रहा है जो इनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, तो आप प्लीज इनके ऊपर कौन सा रिट लगाइए, प्रोहिबिशन. इनको प्रोहिबिट करिए कि ये ऐसा कोई केस नहीं ले सकते जो इनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता. यहां कौन सा रिट लग जाएगा, प्रोहिबिशन. अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड टू एन इंफीरियर कोर्ट preventing the latter कौन हो गया, inferior court, from usurping jurisdiction. usurping means exceeding jurisdiction. अगर हम अपनी jurisdiction के बाहर जा रहे हैं तो हमको रोका जाएगा, which is not legally vested in it. When a tribunal acts without or in excess of jurisdiction or in violation of rule or law, a writ of prohibition can be asked for. तो कोई कोर्ट अगर कुछ ऐसा कर रहा है जो उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जा रहा है, पावर्स के बियॉन्ड जा रहा है, एक लोअर कोर्ट था, बहुत लोअर कोर्ट था स्मॉल कॉजेस का, ठीक है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन ये थी कि वो सजा दे सकता है, लेट से 1 साल की सजा सुना सकता है. आपको पता होगा कोर्ट्स की भी ना अथॉरिटी होती है कि वो मैक्सिमम 1 साल की सजा सुना सकता था, लेकिन उस कोर्ट को गुस्सा इतना आ गया उस मुजरिम के ऊपर कि उसको सजाए मौत दे दी, और उसने कहा तुम कैसे दे सकते हो, तुम्हारी अथॉरिटी नहीं है, तुम तो मैक्सिमम 1 साल की जेल दे सकते हो. वो कह रहे नहीं, तुम्हारी हरकत ऐसी है, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा नहीं. कौन सा रिट इशू करवाएंगे, प्रोहिबिशन. अच्छा ये लाइन देखो, वाइल मैंडमस कमांड्स एक्टिविटी, प्रोहिबिशन कमांड्स इनएक्टिविटी. मैंडमस कह रहा है करो और प्रोहिबिशन कह रहा है ना करो, गलत काम ना करो, ठीक है. और इसी तरह आता है सर्टियोररी. सर्टियोररी समझो क्या हुआ, एक बात बताओ, प्रोहिबिशन में उस लोअर कोर्ट ने वो मतलब डिसीजन दे दिया है कि अभी दिया नहीं है. किसी चीज को प्रोहिबिट हम तब करते हैं जब अभी हुआ ना हो, लेकिन अगर मान लो इंफीरियर कोर्ट ने केस लिया और डिसीजन दे दिया, अब प्रोहिबिशन नहीं लग सकता, अब लगेगा सर्टियोररी. सर्टियोररी में कह रहे हैं कि अगर किसी कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दिया है जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, तो हम सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे वो सर्टियोररी का रिट इशू करेंगे और उसके दिए हुए डिसीजन को क्वैश कर देंगे. क्वैश मतलब
कैंसिल कर देंगे। ओके, देखो सेकंड पैराग्राफ से मार्क करना, द रिट रिमूव्स द प्रोसीडिंग फ्रॉम सच बॉडी, उस अथॉरिटी से वो केस ले लिया जाएगा और किसको दे दिया जाएगा, हाई कोर्ट को, टू क्वैश अ डिसीजन दैट गोज बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो कोई ऐसा डिसीजन दिया है जो उसके ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड जा रहा है, ऐसे डिसीजन को क्वैश यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी पैराग्राफ में लास्ट लाइन देखना, although the object of both the writs, मिला, although the object of both the writs of prohibition and certiorari is same। एक बात बताओ, प्रोहिबिशन और सर्टियोरी दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लोअर कोर्ट को अपने अथॉरिटी के बियॉन्ड जाने से रोक रहे हैं। फर्क क्या है, प्रोहिबिशन इज अवेलेबल एट एन अर्लियर स्टेज whereas certiorari is available at a later stage but on similar grounds, that is certiorari is issued after the authority has exercised its powers। any doubt? अब देखो मैंडेमस में आओ, वो जो लाइन थी कहीं था ना मैंडेमस में, सर्टियोररी ये वर्ड आया था कहीं, this writ ना, हाँ, this writ is used when the inferior tribunal has declined to exercise its jurisdiction while certiorari and prohibition arises when tribunal has wrongly exercised jurisdiction। अब आ गई ये लाइन, अगर लोअर कोर्ट केस ले ही नहीं रहा है तो कौन सा रिट होगा, मैंडेमस, और अगर लोअर कोर्ट ने वो केस गलत ले लिया है, प्रोहिबिशन, गलत लेके फैसला सुना दिया है, सर्टियोररी। क्लियर? अच्छा, इस पे अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, इसको पढ़ाते पढ़ाते भी दिमाग में आए, इसका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ भी मान लीजिए कि लोअर कोर्ट में केस किया और लोअर कोर्ट जो था उसने केस लेने से मना कर दिया, ठीक है, जो पर्सन था उसने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करी टू इशू अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अभी तो बड़ा दिमाग चल रहा है, गलत है, अभी तो तुरंत आ गया, आप समझ रहे हो, ऐसा बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। जनरली बच्चों को लगता है रिट से तो बस यही आएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन, बट इसमें वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड पुट अप कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना। अगर लोअर कोर्ट ने केस लेने से मना कर दिया है तो मैंडेमस लगेगा, उसने अगर प्रोहिबिशन की पिटिशन फाइल करी है तो वो पिटिशन गलत होगी, और अगर उसने गलत एक्सरसाइज कर लिया है, मतलब गलत केस ले लिया है, अभी सिर्फ लिया है तो प्रोहिबिशन है, केस लेके डिसीजन दे दिया है तो सर्टियोररी है। पहचान लेंगे पक्का? वी विल सी। हाँ बेटा, मैंडेमस में ऑफेंस नहीं कर रहा है। अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल गलत काम कर रहा है तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन मैंडेमस तब होता है जब तुम अपनी पब्लिक ड्यूटी ना कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपसे कहा आप रोज क्लास में आएंगे, सारे बच्चों की अटेंडेंस लगाएंगे, तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है, अगर तुम ये ड्यूटी नहीं करोगे हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, ये हो सकता है, नो, तुम्हारी कौन सी ड्यूटी है, तुम प्राइवेट इंडिविजुअल हो। मैंडेमस तब लगता है जब किसी पर्सन की कोई पब्लिक ड्यूटी थी और वो ड्यूटी ना कर रहा हो, लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ऑफेंस कर रहा है उसको तो बोलेंगे ही, और सोच के देखो जो तुम बोल रहे हो अगर वो होता तो फिर तो खुलेआम ऑफेंस चलते कि हम तो प्राइवेट इंडिविजुअल है, हमसे तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, वैसे भी सरकार तो ऑफेंस करती ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग? मैंडेमस का मतलब हमने गलत काम नहीं किया है, हम काम कर नहीं रहे हैं, बस आई एम नॉट डूइंग रॉन्ग थिंग, जो काम करना मेरी काम है वो हम काम नहीं कर रहे हैं, बस ये है मैंडेमस। ओके, अब जैसे कोई कोर्ट कह रहा है हम तुम्हारा केस नहीं लेंगे तो ऑफेंस थोड़ी कर रहा है, वो तो क्या कह रहा है, हम बस पब्लिक ड्यूटी है मेरी नहीं कर रहे हैं, तो उसने कोई जुर्म नहीं किया है, इसीलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तभी तो वो यहां आ रहा है। नहीं, ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन। प्राइवेट इंडिविजुअल इन्फोर्स करा सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर मैंडेमस नहीं लग सकता। आई गॉट योर क्वेश्चन। प्राइवेट इंडिविजुअल किसी पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर मैंडेमस लगवा सकता है, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर मैंडेमस नहीं लग सकता। अब समझ आ गया? यही पूछ रहे थे आप? ओके ओके, चलो चलो आगे देखते हैं। और लास्ट वाला है को वारंटो। को वारंटो का मतलब समझे, अगर कोई पर्सन, देखो जो भी लीगल पोजीशंस होती हैं, सरकारी पोजीशंस होती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज था, उस जज की डेथ हो गई तो अगले दिन से उसका बेटा था, अभी 12th पास किया अभी उसने,
वो बैठने लग गया, उसने कहा लाओ दिखाओ कौन से केसेस हैं। बैठ सकता है, क्यों? इन पोजीशंस पे बैठने के लिए एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं कि भैया ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस प्रोसेस के थ्रू आप इलेक्ट होके आएंगे। तो को वॉरेंटो का रूल ये कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी ऐसे पब्लिक ऑफिस में बैठा है जिसकी उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप उससे पूछ सकते हैं को वॉरेंटो। को वॉरेंटो समझ गए? यहाँ कैसे, तुम कौन हो, क्या तुम्हारे पास यहाँ बैठने की क्वालिफिकेशन है, और अगर तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो दफा हो जाओ। इस रिट को क्या कहा जाता है? को वॉरेंटो। ये सब वर्ड्स आप अपनी आंसर शीट में यूज नहीं करेंगे, दफा हो जाओ। The writ of quo warranto enables inquiry into legality of a claim which a person asserts to an office of franchise. उसने जो ऑफिस, जो जगह ली है, उस पे क्वेश्चन किया जा रहा है। And to oust him from such position. Oust मतलब remove him. If he is a usurper, अगर वो जबरदस्ती बैठा हुआ है बिना लीगल क्वालिफिकेशन के, तो उसको उस पोजीशन से रिमूव कर दिया जाएगा। The holder of the office has to show to the court अंडर वॉट अथॉरिटी ही होल्ड्स ऑफिस। आपको बताना पड़ेगा कोर्ट को कि हम इस पोजीशन पे कैसे बैठे हैं। कब इशू होगा? वो ऑफिस कैसा होना चाहिए, पब्लिक नेचर का। हाँ, मानी की डेथ हो जाती है तो उनका बेटा बैठने लगेगा अगले दिन से, ठीक है, लेकिन पब्लिक नेचर, अगर पब्लिक नेचर पब्लिक सरकारी पोजीशन है तो वहां ऐसा नहीं हो सकता। वो पोजीशन किसने क्रिएट करी हो? स्टैट्यूट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने। एंड द रिस्पोंडेंट हैज असर्टेड हिज क्लेम टू द ऑफिस, इट कैन बी इशूड इवन दो ही हैज नॉट अज्यूम्ड द चार्ज। मतलब उसका अपॉइंटमेंट हो गया, अभी तक उसने बैठना नहीं शुरू किया है, तो भी हम उसके खिलाफ को वॉरेंटो का रिट इशू करवा सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन जबरदस्ती किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है जिसके लिए उसके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हम उसके ऊपर कौन सा रिट इशू करवा सकते हैं? को वॉरेंटो। एनी डाउट? हाँ बेटा, लास्ट पॉइंट, रिस्पोंडेंट हैज, इसका मतलब जैसे मान लो मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, आई वॉज नॉट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, लेकिन मेरा अपॉइंटमेंट हो गया और हमसे कहा गया कि भाई देखो अभी जनवरी चल रहा है, मार्च से तुम्हें ऑफिस रिज्यूम करना है। अभी अपॉइंटमेंट हो गया लेकिन हमने बैठना शुरू नहीं किया है, तो भी मेरे पास को वॉरेंटो लग सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जब उसने चेयर पे बैठना शुरू किया तब से लगेगा, अपॉइंटमेंट हो गया भले ही ऑफिस रिज्यूम ना किया हो तो भी को वॉरेंटो लग सकता है, ठीक है। तो ये 5 हो गए। पहला कौन सा था? हेबियस कॉर्पस। दूसरा कौन सा था? मैंडेमस। तीसरा कौन सा था? प्रोहिबिशन। चौथा कौन सा था? सर्टियोररी। और 5वां कौन सा था? को वॉरेंटो। एनी डाउट? चलो, रिट्स यहां हम लोग ने फिनिश कर लिए। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, पब्लिक अथॉरिटी से कनेक्टेड नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी में अपॉइंट हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम शिकायत किससे करेंगे, ये कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली पब्लिक अथॉरिटीज पूछेगा कि इनको कैसे बिठा दिया, ठीक है, कि आपने इनको अपॉइंट कैसे कर लिया, ऑब्वियसली। ओके, तो रिट्स हम लोग ने कर लिया। हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बताओ। हम्म हम्म। वो गवर्नमेंट, हम समझ गए आपका क्वेश्चन, वो गवर्नमेंट रूल्स में होता है बेटा कि अगर किसी की डेथ होगी तो उसका बेटा या जो वाइफ है, इफ दे आर डिपेंडेंट, तो दे विल बी, मतलब उनको वही पोस्ट मिल जाएगी। ये उनके रूल्स में लिखा हुआ है, इलीगल है, ठीक है। हाँ, किस में? हाँ, ये लॉ में लिखा है ना बेटा उनके, ये सारे जो भी गवर्नमेंट रूल्स हैं या जो भी लॉज हैं उनमें लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन है, अगर उनका कोई बिलोंगिंग है जो इंडिपेंडेंट है कंप्लीटली, तो उनको उनकी जगह पे जॉब मिल जाएगी, ठीक है। ये को वारंटो के अगेंस्ट नहीं है, ओके। चलो, ऑनलाइन में किसी बच्चे ने बहुत बड़ा भयानक सा कुछ पूछा हुआ है, आप खुद आके साक्षात प्रेजेंट होके पूछिएगा। चलिए, नेक्स्ट टर्न पे वील बी फाइनली फिनिशिंग विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। कल सबको इंस्टीट्यूट जाना है लड्डू ले।